बेगुनाह कैदी। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे रावनपुर के 14 साल रहायशी अदनान की, जो 10वीं जमात का होनहार तालिब इल्म था, जो अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और वालिदैन का फर्मा बरदार बच्चा था, और सब उसे आदी कहकर पुकारते थे। एक शाम जब करीबी मार्केट से कुछ कापियां किताबें वगैरह खरीदकर घर वापस आ रहा था, तो एक छोटी सी कार, जिसको एक बुजुर्ग शहरी ड्राइव कर रहा था, और इसके साथ वाली सीट पर एक मिडिल एज खातून तशरीफ फरमा थी, अदनान के पास आकर रोकी। इस बुजुर्ग ने आदी से किसी कॉलोनी का एड्रेस दरियाफ्त किया। इत्तेफाक से ये वही कॉलोनी थी जिसमें खुद आदी रहाइश पजीर था, जिस पर आदी ने बुजुर्ग कार ड्राइवर को इसका मतलूबा पता समझाया। बुजुर्ग ने आदी का शुक्रिया अदा करते हुए इससे दरख्वास्त की, बेटा अगर आप बुरा ना माने तो हमारे साथ गाड़ी में बैठकर कॉलोनी तक पहुंचने में हमारी मदद कर दें, क्योंकि हम बहुत दूर से अपने बेटे से मिलने आए हैं। काफी देर से मुख्तलिफ रास्तों पर गाड़ी चला चला कर परेशान हैं। हर बार जिससे भी रास्ता पूछते हैं वो दुरुस्त गाइड नहीं करता, जिसकी वजह से हमें अभी तक हमारे बेटे का घर नहीं मिल पाया। बुजुर्ग की बात सुनकर हमदर्दी के जज्बा से आदी इस बुजुर्ग के साथ गाड़ी में बैठ गया। एक मोड़ मुड़ते ही अचानक खातून जो गाड़ी में बैठी थी उसने पीछे मुड़कर आदी का सर पकड़ा और एक रुमाल इसके मुंह पर रख दिया, जिससे आदी बेहोश हो गया। इधर छोटी समीरा मां से शिकायत करती है, मामा आदी भाई कापियां लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया, मैंने होमवर्क भी करना है। जिस पर मां ने कहा, बस आता ही होगा, आखिर मार्केट गया है, टाइम तो लग ही जाता है। जिस पर छोटी ने मुंह बसूरते हुए मां से कहा, आपने सुबह स्कूल जाते वक्त आदी भैया को पैसे क्यों नहीं दिए थे? मैंने कल ही आपको कॉपी दिलाने का कहा था। आज भी मुझे पूरी क्लास में सबके सामने टीचर से डांट सुननी पड़ी। जिस पर उसकी मामा बोली, तुम्हें भी तो कल शाम ढले कॉपी याद आई। इस टाइम तो मैं आदी को मार्केट नहीं भेज सकती थी। सुबह तुम लोगों का नाश्ता वगैरह बनाते और तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करते, मेरे भी जहन से निकल गया, और तुमने भी तो दोबारा याद नहीं करवाया। बस अभी भाई आता ही होगा, तुम इतनी देर में कोई और काम कर लो। अब जब काफी देर हो गई तो मां को भी फिक्र लाहक हुई, मार्केट में इतनी देर तो नहीं लगती, और ना आती इतना गैर जमादार है कि मां को बगैर बताए दोस्तों के साथ गपशप लगाने बैठ गया हो। तब मां ने डायरी निकाली और डायरी से आदी के कुछ क्लास फेलोज के नंबर देखकर इन्हें फोन करके आदी के बारे में पूछने लगी। जब सबने ही लाइल्मी का इजहार किया तो मां ने आदी के वालिद को फोन किया, जो दूसरे शहर में एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और वीकेंड पर ही घर आते थे। आदी के वालिद ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को कॉल की, जो रावनपुर में ही रहाइश पजीर थे, कि आदी को तलाश करने में इसके घर वालों की मदद करें, और खुद भी वहां से घर के लिए रवाना हो गए। आज 5वां दिन था आदी की गुमशुदगी की। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाए। आदी का वालिद अपनी रोती बीवी को तसल्ली देते हुए अल्लाह से दुआ करती रहीं, अल्लाह ने चाहा तो हमारा प्यारा आदी हमें खैर खैरियत से वापस मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उसे कस्बे में कोई मुनासिब जॉब मिल जाए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आदी को बेगार कैंप में आए 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था, जिसे अरब आम में खरकार कैंप कहा जाता था, और इन कैंपों के मालिक खरकार कहलाते थे, जिनका रोजगार पहाड़ों से पत्थर लौटकर क्रश मशीनों को पत्थर सप्लाई करना था, जहां से पत्थर कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाली बजरी बनाकर शहरों में फरोख्त होता। खरकार कैंप में आदी समेत 30-35 मजीद कैदियों को सुबह एक ट्रक में जानवरों की तरह लोड करके सनगलाख चट्टानों में पत्थर तोड़कर ट्रालियों में लोड करने के लिए ले जाया जाता, और रात का अंधेरा शुरू होते ही वापस ट्रक में लाद कर खरकार कैंप में जमीन पर रखे एक कंटेनर में
बंद कर दिया जाता। उसी कंटेनर के साथ जुड़े एक छोटे से कैबिन में इन कैदियों के लिए लेटरिन करने का इंतजाम था। उसी कैंप में पत्थर से तमीर 4 कमरे थे, जिनमें कैदियों से बैगार लेने वाले कुछ मर्द रहाइश पजीर थे, जो हर वक्त असलहा से मुसल्लह रहते, जिन्हें कैदी खान कहकर पुकारते। और ये खान लोग अगुआ कार गिरोह से एक मोटी रकम के एवज अगुआ किए गए लड़के खरीदते थे, जिसकी वजह से उन जर खरीद कैदियों के साथ उनका रोई बिल्कुल मिट्टी ढोने वाले गधों के इस मालिक का होता, जिसने अपने रोजगार के लिए गधे खरीद रखे हों। वो किसी भी ससत या कामचोर गधे को डंडे मार मार कर सुधारना अपना हक समझता था। और चूंकि उनके कैदी कोई जानवर नहीं थे, बल्कि दिमाग और शऊर रखने वाले इंसान थे, इसलिए वो उन पर हर तरह से गहरी नजर रखते और इन्हें अपने काबू में किए रखने के लिए सिर्फ जिस्मानी सजा पर ही इक्तिफा नहीं करते थे, बल्कि उनके अंदर की खुदारी को मारने के लिए हर कसम का हरबा इस्तेमाल करते, ताकि इनमें कैद से निकल भागने का ख्याल भी जन्म ना ले। इन्हें हर तरह इस्तेमाल करते, सहनी अजीब पहुंचाने के अलावा कुत्तों के बर्तन में मुंह से कुत्ते की तरह खाने पर मजबूर करते, और अगर कोई इस पर रो पड़ता तो इसके कपड़े उतार कर उसे मुसलसल चाबुक से इस वक्त तक पीटा जाता, जब तक कि वो बेहाल होकर गिर ना जाता, और इसके बावजूद जो उनकी मार से शदीद जख्मी होता, इसे अगले रोज पत्थर तोड़ने के काम पर जाना होता, वरना फिर से पहले से बढ़कर जुल्म का निशाना बनना इसका मुकद्दर ठहरता। इन कैदियों को एक दूसरे से बात करने की हरगिज इजाजत नहीं थी। अगर किसी को आपस में बात करते देख लिया जाता तो चेहरे पर इतने थप्पड़ पड़ते कि अगले कई दिन चेहरा सोजा ही रहता। लेकिन फिर भी कैदी रात को सरगोशी में कुछ ना कुछ एक दूसरे से कह सुन लेते, जिससे आदि को शुरू ही में इन खरकारों के हाथों जुल्म का निशाना बनकर मारे गए लड़कों की खबर हो चुकी थी। उसी वजह से आदि हमेशा ही बैगार कैंप के कवायद की पाबंदी करने में बहुत मुहतात रहा था। इसे मालूम था कि फरार होने की कोशिश करने वाला कभी भी यहां से निकल भागने में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि न सिर्फ ये कि खरकार लोग अपने कुत्तों की मदद से बहुत जल्द इसे तलाश कर लेते, बल्कि अगर मफरूर किसी मुल्हका आबादी तक पहुंच भी जाता तो भी इस एरिया की तमाम आबादियां एक ही कस्म की बरादरी और उसूल पर कायम थीं कि वो खुद मफरूर को पकड़कर मुतालिका कैंप के हवाले करके इनाम की रकम वसूल करते, जो उनमें हमेशा से तय थी, और फिर पकड़े जाने वाले पर कुत्ते छोड़कर इसकी मौत का तमाशा देखना तमाम खरकारों का महबूब तरीन मशगला था। आदि अगरचे बज़ाहिर इस बैगार कैंप के फरमानबरदार तरीन लड़कों में शुमार होता था, लेकिन दरअसल वो अंदर से किसी भी सूरत में इस तरह की लाचार जिंदगी गुजारने पर राजी नहीं था, और दिल में अहद किए हुए था कि इस अजीबनाक जिंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन वो खुदकुशी करके हार मानने को तैयार नहीं था, बल्कि हमेशा से ही ऐसे मौके की तलाश में था कि जो उसके लिए मुनासिब तरीन हो और वो पकड़ा भी ना जाए। आखिर एक दिन जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और सब लड़के अपने कामों में मसरूफ थे, कुछ हथौड़ों से पत्थर तोड़ते और कुछ उन पत्थरों को उठाकर ट्राली में लोड करते, जबकि मुख्तलिफ सिमतों में बैठे खरकार काम की निगरानी में मसरूफ थे कि अचानक मौसम शदीद बिगड़ा और यकदम गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो खरकारों ने ये सोचते हुए कि जिस रास्ते से इन्होंने वापस जाना है, कहीं वो रास्ता बरसाती नदी चालू होने से बंद ना हो जाए, इन्होंने सब लड़कों को फौरन काम छोड़कर ट्रक में सवार होने का हुक्म दिया। सर्दियों की बारिश ने चूंकि पहले ही लड़कों को अजियत में मुब्तला कर रखा था, इसलिए सभी जो जिस तरफ काम कर रहा था ट्रक की तरफ दौड़ा और ट्रक पर सवार होने लगा। आदि ने भी जब खान की आवाज सुनी तो अपना भारी हथौड़ा लिए वो भी ट्रक की जानिब दौड़ा, लेकिन कीचड़ में पांव फिसलने से वो एक पहाड़ी दरार से स्लिप होता हुआ
झाड़ियों से ढकी खाई में जा गिरा, जिससे सर पे लगने वाली चोट इतनी शदीद थी कि वो वहीं बेहोश हो गया। इधर जब खरकारों ने देखा कि सब लड़के ट्रक पर सवार हो गए हैं, तो इन्होंने जल्दी से ट्रक पीछे से बंद किया और रवाना हो गए। इधर थोड़ी देर बाद जब आदि को होश आया तो इसने खुद को एक गहरी खाई में पाया, जिस पर दरख्तों ने साया कर रखा था और इसके नीचे तेजी से बारिश का पानी गुजर रहा था और वो दो दरख्तों के दरमियान फंसा हुआ था। अगर वो उन दरख्तों में फंस ना गया होता तो हजारों फीट नीचे गहरी खाई में बहते दरिया में जा गिरता और पहाड़ी दरिया के तेज पानी ने उसे पत्थरों से टकरा कर टुकड़ों में बदल देना था। आदि इस खौफनाक मंजर को देखते हुए दरख्तों की शाखों का सहारा लेते एक करीब ऐसी चट्टान के नीचे पहुंचने में कामयाब हुआ, जिसके ऊपर से बारिश का पानी किसी सैलाब की तरह गुजरते हुए नीचे गिर रहा था। इधर जब ट्रक को रवाना हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि ट्रक में मौजूद लड़कों को आदि के ट्रक में न होने का एहसास हुआ। तो ये सोच करके अगर इन्होंने आदि के ट्रक में मौजूद होने की खबर ट्रक वालों को ना दी तो बाद में उन सबको बहुत जुल्म सहना पड़ेगा। तो इनमें से कुछ लड़कों ने जोर जोर से ट्रक की बाड़ी बजाकर ट्रक रुकने पर मजबूर किया और ट्रक वालों को बताया कि आदि को तुम लोग पीछे ही छोड़ आए हो, जिस पर फौरन ट्रक वापस हुआ और जब आदि की तलाश में सब इधर इधर दौड़े तो इन्हें पहाड़ी दरार के पास आदि का भारी हथौड़ा मिला, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि आदि यहां से स्लिप होकर पहाड़ी दरिया में जा गिरा है। यूं कुछ देर वो आदि को तलाश करने के बाद ये सोचकर वहां से वापस लौट गए कि यकीनन आदि दरिया में डूब गया है। इधर चट्टान के नीचे बैठे आदि ने जब इसे ढूंढने वालों की आवाजें सुनी तो ये सोचकर खामोश ही रहा कि शायद कुदरत ने उसे यहां से निकलने का मौका फराहम कर दिया है। अब आदि ने जब तसल्ली कर ली कि खरकार यहां से काफी दूर जा चुके हैं, तो उसने रात बारिश के दौरान ही पहाड़ों में एक सिमत चलना शुरू कर दिया और जहां भी उसे कहीं छोटी आबादी दिखाई देती आदि इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रुख चल पड़ता, क्योंकि इसे मालूम था कि इन आबादियों में मुकीम लोग एक दूसरे के मददगार हैं और अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। यूं मुसलसल चलते चलते अब जब दिन की रोशनी शुरू होने लगी तो आदि ने एक जगह घनी झाड़ियों में छपकर दिन गुजारने का फैसला किया ताकि अपना सफर रात को दोबारा जारी रख सके। इधर खरकारों ने आदि को मजीद तलाश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इन्हें यकीन था कि आदि दरिया में डूब गया है। अब फिर दिन ढलते ही आदि ने दोबारा पहाड़ों में चलना शुरू कर दिया, बावजूद इसके कि इसको जंगली जानवरों की मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती रहीं। इसने दरख्त की एक मोटी शाख तोड़कर एक तेज धार पत्थर की मदद से इसकी बारीक शाखें छील कर डंडा बना लिया ताकि किसी जानवर के हमले में अपना बचाव कर सके। यूं बगैर कुछ खाए सिर्फ पत्थरों में ठहरा बारिश का पानी पीते आदि मुख्तलिफ पहाड़ों में उतरता चढ़ता आगे बढ़ता रहा। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत दूर पहाड़ों पर रात के अंधेरे में इसे हरकत करती लाइटें दिखाई दे रही थीं, जिससे उसे अंदाजा हो रहा था कि वहां पर कोई रोड है जिस पर ट्रैफिक रवादौ है और उसी तरफ का उसने रुख कर लिया, लेकिन वो रोशनियां कई मील दूर की थीं। अब जब दोबारा दिन चढ़ना शुरू हुआ तो आदि ने खुद को पत्थरों के एक गार नुमा होल में छुपाया और थकावट की वजह से वहीं सो गया। जब इसकी आंख खुली तो शाम हो रही थी। इसने दोबारा उसी सड़क की जानिब सफर शुरू किया और रात के आखिरी पहर आदि इस सड़क पर जा पहुंचा जहां वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजर रही थीं और एक दरख्त की ओट में गुजरती ट्रैफिक को देखने लगा। तब उसे एक पैसेंजर बस दूर से आती दिखाई दी, जिस पर उसने आगे बढ़कर बस को रुकने का इशारा किया तो बस कुछ आगे जाकर रुक गई। आदि दौड़कर बस पर सवार हुआ जिसमें अक्सर सवारियां सो रही थीं। बस आगे चल पड़ी तो आदि ने बस कंडक्टर को अपने बारे में बताया कि कैसे वो एक खरकार कैंप से भागकर यहां तक पहुंचा है
और पूछा कि बस कहाँ जा रही है। कंडक्टर ने उसे जिस जगह का नाम बताया तो ये वही जगह थी जहां आदि के मामू रहाइश पजीर थे और आदि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने कई बार अपनी फैमिली के साथ यहां आ चुका था। सुबह जब बस स्टॉप पर पहुंच कर रुकी तो कंडक्टर ने उसे अपने साथ नाश्ता करने की दावत दी, लेकिन आदि ने कहा कि अगर मुझे यहाँ खरकारों के किसी आदमी ने देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेंगे। जिस पर बस कंडक्टर ने उसे मामू के घर जाने के लिए टैक्सी के किराए के लिए कुछ रकम दी। आदि बस कंडक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए एक टैक्सी पर मामू के घर जा पहुंचा। मामू ने जब आदि को देखा तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि उनका गुमशुदा आदि उनके सामने खड़ा है। मामू ने उसे गले से लगाया और दोनों घर में दाखिल हो गए। जब आदि की बताई हुई लोकेशन पर पुलिस ने अचानक छापा मारा तो मुजाहमत के दौरान कुछ खरकार मारे गए और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और मगवी बच्चों को उनके घरों तक पहुंचा दिया गया, जिनके वालिदैन और खुद उन बच्चों के लिए आदि एक हीरो बन गया। आदि के घर फोन करके जब इसके मामू ने आदि के मिलने की खबर दी तो खुशी के मारे उसकी मां की चीख निकल गई, जिस पर उसका वालिद सख्त परेशानी में अपनी बीवी की तरफ दौड़ा कि अचानक उसे फोन सुनते ही किया हवा है। और जब इन्हें आदि के मिल जाने की खबर हुई तो इनकी आंखों से भी खुशी के आंसू निकल गए। यूं आदि आज अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रावणपुर में दोबारा से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है और आदि की कहानी हमें ये समझाते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है कि फर्मा बरदारी अगरचे बहुत बड़ी सिफत है, लेकिन अनजान लोगों से मुहतात रहना भी जरूरी है। आप सब सुनने और देखने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।